जी बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी रियल एंड अपेरेंट वेट। छोटा सा टॉपिक है, इसके जितने डिफरेंट केसेस बन सकते हैं आज वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का टॉपिक डिस्कस करना है। ये भी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है। और इसके साथ मैं ट्राई करूँगा कि हमारे कुछ 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएँ ताकि हमारा जो सिलेबस पीछे रह रहा है, मतलब वो छुट्टियों की वजह से, उसको हम रिकवर कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जी रियल एंड अपेरेंट वेट। जी रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, रियल वेट ऐसा वेट जो हकीकी वेट होता है, और अपेरेंट जो किसी ख़ास मौके के ऊपर अपीयर हो रहा हो उसको आप अपेरेंट वेट कहेंगे। तो वो डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रियल वेट और अपेरेंट वेट, यानी किन सूरतों में हमारे पास बॉडी का रियल वेट होता है और किन सूरतों में अपेरेंट वेट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रियल वेट की डेफिनेशन दी हुई है। अगर हमारा बॉडी जिसका आप वेट मेजर करना चाह रहे हैं, अगर वो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि इनर्शियल हो, यानी नॉन एक्सेलरेटेड हो, यानी जिसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन ना हो रही हो, तो बॉडी का जो वेट होगा वो रियल वेट होगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन एक्सेलरेटेड इनर्शियल फ्रेम, यानी ऐसा फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटेड हो। यहाँ से आप उसकी इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इट्स रियल वेट। इसको यहाँ आप दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हम अर्थ के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं वेट को। द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल वेट। ठीक है, जनरली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम होता है जिसे हम वेट मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास अपेरेंट वेट। जब डेफिनेटली हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होगा तो हमारे पास जो वेट होगा वो अपेरेंट वेट होगा। यानी जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो डेफिनेटली नॉन इनर्शियल होगा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटेड नोन एज नॉन इनर्शियल। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इट्स अपेरेंट वेट, यानी दिखने वाला वेट है, असल वेट उसका उससे मुख्तलिफ होगा। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इंडिकेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज द अपेरेंट वेट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी आप जब किसी बॉडी, वो जो स्प्रिंग सिस्टम आपने लगाया उसके समेत आप उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या नीचे की तरफ उठा रहे हैं, तो हमारे पास जो टेंशन की वजह से इंडिकेट हो रहा होगा बैलेंस, उसको आप अपेरेंट वेट कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, केसेस आपको समझ आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो टेंशन होगी यहाँ पर वो हमारा अपेरेंट वेट होगा, और जो हमारा डब्ल्यू होगा वो हमारा रियल वेट होगा। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंसिंग लिफ्ट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या पहला केस है कि जब हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस जो है वो किसी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल है। इसका मतलब उसके ऊपर जो वेट है, इसके ऊपर नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगी, यानी उसका वेट डाउनवर्ड होगा और टेंशन अपवर्ड होगी। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, यानी नॉन एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट द अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, so net force becomes zero if W is the gravitational force acting on the object and T is the tension in the string, then net force बराबर होगी T माइनस डब्ल्यू। क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये वाला जो लेफ्ट साइड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, T माइनस डब्ल्यू। टेंशन जो है वो हमारे पास, टेंशन हमारा अपेरेंट वेट है और W हमारा रियल वेट है। यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए, तो इसके रिजल्ट में हम लिखेंगे द अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द रियल वेट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। अभी लिफ्ट मूव नहीं कर रही। अब हम क्या करते हैं कि जब लिफ्ट मूव करती है तो क्या होता है? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यानी कि हमारे पास जो लिफ्ट जिसमें हम बैठे हुए हैं वो अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन ए है। इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होगी। वो नेट फोर्स जिसका एक्सेलरेशन ए है वो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए के रिलेशन से हम फाइंड कर लेंगे। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए देन द अपवर्ड फोर्स ऑफ टेंशन टी इज़ ग्रेटर दैन डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द वेट। यानी कि अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर वेट भी अप्लाई हो रहा है और टेंशन भी अप्लाई, और बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब यही है कि टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या होगा, कम। तो आपकी नेट फोर्स कैसे आएगी टेंशन में से?
टेंशन में से वेट निकालने से, ठीक है। एफ नेट आपके पास एम में इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। टी आपका अपेरेंट वेट है, इसको इधर ही माइनस का इधर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का डब्ल्यू हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द अपेरेंट वेट इंक्रीज बाय एन अमाउंट एम में देन इट्स एक्चुअल वेट, ठीक है, एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। लेकिन वही जब हमारे पास एक्सेलरेटेड जो है, एक्सेल जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो हमारे पास W अपनी तरफ इसको खींच रहा है वेट को, इसका मतलब W ज़्यादा होगा, T की वैल्यू कम होगी, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो W माइनस टी से आएगी। एफ नेट की जगह पर एम में लिखेंगे W माइनस टी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया T हमारा अपेरेंट वेट है, ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का होगा और ये प्लस का दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड हो रही होगी तो डेफिनेटली हमारा जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट से कम हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिया हुआ है टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम में। तो यहाँ से हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम, रिजल्ट में आप लिखेंगे द अपेरेंट वेट डिक्रीज बाय एन अमाउंट एम में देन इट्स एक्चुअल वेट। अब हमारे पास केस 4 है कि अगर हमारे पास जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल कर रही हो, तो फ्रीली फॉल करने का मतलब ये होता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जी जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह आप जी पुट करेंगे तो हमारे पास अपेरेंट वेट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि द रिजल्ट में आप लिखें द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी ज़ीरो सो द बॉडी अपीयर टू बी वेटलेस। हमारी बॉडी जो है वो वेटलेस अपीयर होती है। यही वो वजह है जब आप किसी बॉडी को किसी हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारी बॉडी जो है उसका कोई वेट ही नहीं है, बॉडी के अंदर चेंज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप ये झूले पे बैठ के भी इसको फील कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जब कोई बॉडी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही होती है तो उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर बॉडी जो हम ले रहे हैं इससे पहले जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है वो सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स का टॉपिक है। इस वहाँ से हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइन किया है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो हम सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे और इसका एक रिलेशन ड्रा करेंगे। आपको पता है कोई भी बॉडी हमेशा अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको जो फोर्स वो सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही होती है वो उसकी सेंटीमीटर फोर्स होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से प्रोवाइड हो रही होती है, हमेशा उन दो फोर्सेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से। और अगर बॉडी मुसलसल एक ही सेंटर सर्कल के अंदर घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ था वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद विच इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अगर बॉडी मुसलसल रोटेट कर रही जा रही है तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। बैलेंस करेंगे। यहाँ एम एस जो है ये सैटेलाइट का मैस है, वी उसकी वेलोसिटी है, आर उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर आपको पता है जी एम एस जो है ये सैटेलाइट का मैस है और ये कैपिटल एम जो होता है ये मैस ऑफ अर्थ है और आर उनका डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। आप दोनों को बैलेंस करेंगे। आपके पास जो वी वेलोसिटी, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी से हमने वी फाइंड करना है, यहाँ पर एम एस से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ वी स्केयर आएगा, ये आर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एक आर इस आर से कैंसिल, नीचे एक आर रह जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये स्केयर है तो आप इसका अंडर रूट लेंगे, इस तरफ वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर। अब यहाँ से जी जो है ये भी आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो आर के साथ रिलेट कर रही है, यानी और अंडर रूट के साथ रिलेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कम, और अगर आर की वैल्यू कम हो रही होगी वेलोसिटी की वैल्यू आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्टिकल अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। आर क्या है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है और एच जो है उसकी हाइट है ज़मीन से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आर है और यहाँ से यहाँ तक ये उसकी हाइट है। तो स्मॉल आर आर प्लस एच को शो कर रहा है।
Since g and m are constant in this relation before the orbital speed of the satellite is inversely proportional to the square root of the radius of the orbit. So v is inversely proportional square root of the orbit, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। स्पेशल नोट के अंदर जो यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, स्पेशल नोट में यहाँ लिखा हुआ है द मास ऑफ सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। यानी अगर आपको कोई ये कहे कि आपके पास एक सैटेलाइट है, उसका मास जो है दूसरे सैटेलाइट के मास से ज़्यादा है, तो क्या इनके लिए ऑर्बिटल स्पीड जो है वो चेंज होगी? वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको रिलेशन में नज़र आ रहा है कि मास ऑफ सैटेलाइट फार्मूले में मौजूद ही नहीं है। So if the velocity of satellite is less than the orbital velocity, then it will not be able to revolve around the earth and fall back to the earth। यानी कि अगर आपके पास जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगी तो वो वापस अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो अर्थ के गिर्द राउंड करता रहे तो आपको जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर या इससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जी हम इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि हम डिस्कस करेंगे, वहाँ उनकी तरफ मूव करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन जो हैं वही लिए हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं। सबसे पहला है जी 5.1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले आप टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपकी लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन बयान करेंगे, वो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। उसकी डायरेक्शन आपको पता है अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल होती है और इसका यूनिट एम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और दूसरा है जी एंगुलर वेलोसिटी, रेट इन चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन जो आपको पता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इफ़ वन ऑफ द इज़ गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस हाउ विल यू फाइंड द अदर। यानी ये रिलेशन पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी का, तो वो आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आप ये रिलेशन शो करेंगे। उसके बाद जी एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय सेंटीपिटल फोर्स, यानी आपने सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बतानी है। वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ, यानी कि ये क्यों ज़रूरी होती है कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। और उसके बाद आपको पता है कि अगर जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो किसी लीनियर पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज करती है, और अगर आप किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना चाह रहे हैं तो आपको सेंटीपिटल फोर्स देना ज़रूरी होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस में यहाँ पर लिखा भी हुआ है द सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूसली, अदरवाइज इट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर देगा। अगर आप इसको सर्कुलर पाथ में घुमाना चाह रहे हैं तो आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी जी। उसके बाद है जी व्हाट इज़ मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी उसकी डेफिनेशन लिखनी, उसका फार्मूला लिखना। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस से मुराद ये होता है कि आपने बताना है कि एंगुलर मोशन में इसकी अहमियत क्या है। तो क्योंकि आप लीनियर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था वहाँ भी मैंने बताया था लीनियर मोशन में जो अहमियत या रोल मैथ्स का होता है, एंगुलर मोशन में वही अहमियत या रोल जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक है। तो आप यही बात बताएंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ भी लिखी हुई है, वहाँ की भी मैंने आपको ये टॉपिक बताया था। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट tending to maintain the state of rest or state of uniform angular motion is called moment of inertia. Mathematically, it is defined as the product of mass of the body and square of the perpendicular distance from the axis of rotation I is equal to mr square, ठीक है। उसके बाद है जी मैथमेटिकली आपको पता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर के बराबर होता है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप बताएंगे कि इसका रोल ऐसे ही है जैसा कि लीनियर मोशन के अंदर मैथ का होता है, सेम एज द मैथ प्लेज इन द लीनियर मोशन। उसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन एंगुलर मोशन आपको पता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना कर रही हो, वो उसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आप दोनों सूत्रों में बयान कर सकते हैं। इसके बाद आज की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड जो कि असेसमेंट की तरफ है, तो ये है जी आपकी असेसमेंट, छोटी सी असेसमेंट है आपके लिए। तो
उसको नोट कर लें, फिर हम आपके सवालात की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ।